देखो इस सबको समझने के लिए ना, आप शुरू ही कर रहे हैं फिजिक्स मान लीजिए, तो थोड़ा फिजिक्स को समझो कि फिजिक्स क्या है ना। क्योंकि आपको ज्यादा स्ट्रगल किस में करते हैं, फिजिक्स में तो करते हैं। बायोलॉजी तो हो ही जाता है, केमिस्ट्री भी अच्छा है आप लोगों का, फिजिक्स में स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि फिजिक्स की नेचर को आप नहीं समझे। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप क्या होता है, किसी से दोस्ती करते हैं, बहुत दिन साथ रहते हैं, उसकी नेचर को समझ जाते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोले आप समझ जाते हैं। मेरी बात का मीनिंग मेरा दोस्त अच्छे से समझेगा, अनजान आदमी अच्छे से नहीं समझेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी मम्मी वो बात अच्छे से समझ जाती है, और नया आदमी स्ट्रगल करते रहता है, क्या बोल रहा है भाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से एक बार फिजिक्स को समझिए, फिजिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है। आप अगर तीनों सब्जेक्ट को एक जैसे नेचर से पढ़ेंगे, जैसे बायोलॉजी का पढ़ने का जो तरीका है, जो स्ट्रेटजी है, फिर केमिस्ट्री का जो उसको जो तरीके से पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से फिजिक्स भी पढ़ेंगे तो फिजिक्स नहीं होगा। केमिस्ट्री की तरीके से बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी नहीं होगा। बायोलॉजी की तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं होगा। फिजिक्स का रूल बायोलॉजी में यूज करेंगे तो वहां नहीं होगा, वहां कोई क्वेश्चन नहीं है। वहां तो मेमोरी चाहिए ही चाहिए, एक चीज का पांच पांच एग्जाम्पल होता है, दस दस एग्जाम्पल होता है, तो वहां तो आपको बहुत ज्यादा याद करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको हर सब्जेक्ट का अपना एक तरीका है, वो कैसे डेवलप करेंगे? वो कोई टीचर नहीं डेवलप करा सकता, वो आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है ना। तो चलिए एकदम छोटे बच्चे की तरह मान लो, कोई आपसे पूछे, आप आज घर गए और पूछा आप क्या पढ़ कर आए, आप बोलेंगे फिजिक्स पढ़ के आए। बोलेगा भाई फिजिक्स क्या होता है बताओ। कोई अगर आपसे पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो आप क्या बताओगे? एक कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगा फिजिक्स को लेकर, क्या अंडरस्टैंडिंग है बताइए। कोई पूछे आपको व्हाट इज फिजिक्स, या फिजिक्स क्या है, या माने आपका छोटा भाई बहन आपसे पूछे फिजिक्स क्या है, आप बोलो फिजिक्स पर का है, फिजिक्स पर का है, बोलेगा फिजिक्स क्या है बताओ। कोई अगर आपसे पूछे बस 10 मिनट ना, बेसिक नेचर एक बार हम लोग फिजिक्स को डिफाइन कर लेते हैं, ताकि आपका एक होल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए फिजिक्स को लेकर, है ना। तो मुझे बताइए, फिजिक्स अगर कोई आपसे पूछे फिजिक्स क्या है, या फिजिक्स में क्या करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? फिजिक्स में क्लास में बैठ कर लिखते हैं, हाँ? फिजिक्स क्या है आप क्या बताएंगे, है ना। क्योंकि पहली बार फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? नाइन्थ में पहली बार फिजिक्स शुरू किए थे पढ़ना। उससे पहले तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें था। नाइन्थ पढ़े, फिर 10th पढ़े, फिर 11th पढ़े, फिर 12 पढ़े, 11 12 नहीं पढ़े इसलिए फिर से पढ़ना पड़ रहा है ड्रॉप लेकर। तो ये 5वां साल है आपके जीवन में फिजिक्स का। तो फिजिक्स के साथ 5 साल बिताए, तो कुछ तो समझे होंगे कि फिजिक्स क्या है, कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझे हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वही चीज समझेंगे। अभी जो आपको ये समझना है कि पिछले फिजिक्स शुरू करने से पहले लगभग आपको 15 दिन या 20 दिन, लगभग महीने मैथ क्यों पढ़ाया है? 10 दिन तो पढ़े ही होंगे, 10 15 दिन, है ना। फिर भी बहुत कम मैथ पढ़ाया, और ज्यादा पढ़ना था, मतलब और ज्यादा आपको पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा फिर मैथ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। अगर आप मैथ के स्टूडेंट होते तो फिजिक्स शुरू करने से पहले 1 महीना कम से कम मैथ पढ़ाया जाता, लॉग बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, वो सब मैंने छोड़ दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोड़ दिया, क्योंकि उसका नीट के क्वेश्चन बहुत कम आता है उस पर बेस, तो मैंने छोड़ दिया, जेई वगैरह में यूज होता है। तो फिजिक्स और मैथ का रिलेशन भी क्या है वो भी अभी समझ में आएगा, जब तक इसकी नेचर को नहीं समझेंगे। तो कोई अगर एक लाइन में बोले कि फिजिक्स क्या है, तो आप बोलेंगे फिजिक्स जो है ये स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना, जो भी नेचुरल फेनोमेना हो रहा है उसका स्टडी करना ही फिजिक्स है। ये बातें समझ पा रहे हैं? तो नेचुरल फेनोमेना क्या है ये बताइए। नेचुरल फेनोमेना का मतलब है नेचर में जो भी फेनोमेना हो रहा है वो नेचुरल फेनोमेना है। अब नेचर का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो नेचर में सब कुछ इंक्लूड है। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, एक वर्ड होता है यूनिवर्स, समझ पा रहे हैं? यूनिवर्स भी नेचर के अंदर इंक्लूड है। नेचर का हो सबसे बड़ा डोमेन है, उसी के अंदर सब है। तो जो भी आप सोच पा रहे हैं, अगर आप अपना सिटी सोच पा रहे हैं पासीघाट, ये नेचर है आपके लिए। आप पूरा अर्थ को सोच रहे हैं तो अर्थ पूरा नेचर है, तो अर्थ पे जो भी फेनोमेना हो रहा है नेचुरल फेनोमेना है। आप पूरे सोलर सिस्टम को सोच पा रहे हैं तो सोलर सिस्टम पूरा नेचर है आपके लिए। आप अगर अपनी मिल्की वे को सोच पा रहे हैं तो पूरा मिल्की वे आपका यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स जो बोल रहे हैं, पूरा यूनिवर्स ही आपका क्या है? नेचर है। तो नेचर में हो रही हर घटनाएं, हर फेनोमेनन क्या है? नेचुरल फेनोमेनन। अब नेचुरल फेनोमेनन हो रहा है, जैसे आप सोचो, इंसान लगभग मोर देन 1 करोड़ ईयर से है ना। मोर देन 1 करोड़ ईयर से तो है ही नहीं, जो होमोसेपियन हम लोग के पूर्वज जो है ना। 1 करोड़ साल से पहले आदमी था, वो नेचुरल फेनोमेनन को देख रहा था। समझ पा रहे? कभी अभी जैसे 3 दिन पहले बारिश हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मौसम एकदम ठंडा था। अभी सडनली कल से
या परसों से सडनली धूप होने लगा, इतना धूप हो गया दोपहर में आप बिना अम्ब्रेला का नहीं निकल सकते, इतना मुश्किल है गर्मी, एसी काम नहीं कर रहा अच्छे से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सडनली एक दिन बाद ऐसा क्या हो गया? अब ये सोचो, आज तो आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, यूज टू हो गए, पर आज से 50,000 साल पहले सोचिए। अच्छा एक बात बताओ, ये सोचना वर्ड जो हम बोल रहे हैं ये कब से शुरू हुआ? आदमी कब से सोचना शुरू किया? जानवर सोचता है क्या? नहीं सोचता। तो आदमी में 10,000 ईयर्स पहले, 10,000 ईयर पहले आदमी पहली बार सोचा। उससे पहले सोचता ही नहीं था। आदमी 1 करोड़ साल पुराना, उसमें से 90,000 साल तक बिना सोचे हुए बिता दिया इंसान। और 10,000 साल पहले, सिर्फ 10,000 ईयर्स पहले आदमी ने सोचना चालू किया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब सोचना चालू किया तो वो परेशान हो गया। पहले सोचता ही नहीं था, जानवर को क्या लेना है, धूप है, बारिश है, कुछ भी हो रहा है। पर पहली बार जब सोचना शुरू किया, इवोल्यूशन का एक फेज है आपका थिंकिंग, तो इवॉल्व करते 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 जब ह्यूमन सोचना शुरू किया तो ये परेशान था कि भाई आज तो बारिश हुआ, कल धूप कैसे उग गया। अच्छा कल तो छोड़ो, कई बार तो ऐसा सुबह बारिश हो रहा है, 1 घंटे बाद धूप उग गया। ये एक इंसिडेंट बोले, बहुत सारी बात, आज बहुत तेज हवा क्यों चल रहा है ऐसा बोल के बहुत सारी नेचुरल फेनोमेना था। अब उसका दो ही जवाब है। क्या दो जवाब है? एक जवाब है रैंडम, एक जवाब है रैंडम, कि ये सारी चीजें क्या है, एक रैंडम है, कि किसी को नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। जो जनरली थिंकिंग आज के डेट तक है। आज भी आप गांव में जाइए, अपने बस्ती में जाइए, पुराने लोग से पूछिए, बोले भगवान जाने कुछ भी हो जाता है कभी भी। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? ये कोई बहुत नई बात नहीं है। आप ऐसे लोगों से मिले या नहीं मिले जो सोचते हैं कि हर चीज रैंडमली हो रहा है। आज बारिश भगवान चाहे तो आज बारिश हो गया, भगवान चाहेंगे तो बारिश नहीं होगा, धूप उग जाएगा। ऐसा सोचने वाले लोगों से आप मिले ही नहीं मिले? मिले ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई एलियन की बात कर रहा हूँ। यानी आज के डेट में भी वो कहाँ है, 10,000 साल पहले। वो आज भी इवॉल्व कर सिर्फ इतना सोचे हैं कि हो रहा है, इसके पीछे कोई रैंडम चीजें हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे डेवलप होते गया तो उसका हम लॉजिक सोचने लगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसी का स्टडी क्या है अपना, फिजिक्स। ओवरऑल पूरा साइंस बोल सकते हो, पर पूरा साइंस में उस चीज को नहीं कर रहे हैं। जैसे उस इवेल्युएशन को ट्रैक करने के लिए हम बायोलॉजी बनाए, बायोलॉजी में वो इवेल्युएशन ट्रैक कर रहा है। और फिजिक्स में हम ह्यूमन को ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि उसने कैसे कैसे इवॉल्व किया, हम नेचर को ट्रैक कर रहे हैं, मतलब पूरे यूनिवर्स को ट्रैक कर रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो अगर कोई एक लाइन में आपसे पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड इट्स लॉ। इसको और मैं आपको रिलेट कराता हूँ, मॉडर्न जमाने से रिलेट कराता हूँ। जैसे देखो, आपने सभी कहानी सुना है, ठीक है, आप बताना ये इंसान कौन है, आप सभी पहचानते हैं इस इंसान को। एक इंसान ऐसा बैठा हुआ था ना, एक दिन दोपहर था इंग्लैंड में, उसके सर के ऊपर एक एप्पल गिर गया। अब इंसान पहचाने कौन है? आपके दोस्त, क्लास 9 में पहली बार मिले थे आपसे, क्या नाम है? न्यूटन। समझ पा रहे हैं? अब न्यूटन क्या हुआ, न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा। ये एक फेनोमेनन है या नहीं, नेचुरल फेनोमेनन, कि एप्पल नीचे गिरता है। अच्छा एप्पल ही नहीं, हर चीज नीचे गिरता है। अच्छा ये इस चीज को ऑब्जर्व किया, और भी कई जगह ऑब्जर्व। ये क्या देखा है, एक इंसान नीट में 5 बार देकर 300 मार्क्स लाया, तो वो ऐसा गया और जंप कर गया। समझ पा रहे हैं? कूद गया, वो कूद गया तो वो सोचा ऊपर भगवान को प्यारा होना था तो ऊपर जाना था, नीचे क्यों आया? यानी वो भी किधर नीचे ही जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर कोई देख रहा है बच्चा कहीं क्रिकेट खेल रहा है, बॉल को ऊपर फेंका, इस भरोसे से नहीं कि भगवान तू ले ले, वो इस भरोसे से कि फिर से वापस मेरे हाथ में ही आएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी बॉल या कोई चीज ऊपर गया गया तो, लेकिन फिर से नीचे आ रहा है। तो नीचे आते हुए 3-4 चीजों को देखा, आदमी को, एप्पल को, बॉल को। अब ये एक नेचुरल फेनोमेना है। आप बोलोगे, इसीलिए बहुत बच्चे को लगता है ये तो आर्टिफिशियल, गाड़ी चल रहा है ये तो आर्टिफिशियल। नहीं, मोशन अपने आप में एक नेचुरल चीज है। हाँ, उसको शुरुआत आप या तो नेचर कर रहा है या आर्टिफिशियली कर रहा है। जैसे ये बॉल नीचे गिर रहा है, ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल है। पर ठीक इसकी शुरुआत आदमी ने किया कि बॉल फेंके, पर आ तो रहा है नेचुरल तरीके से। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, नेचुरल फिनोमेना सब कुछ नेचुरल ही है। कुछ चीजें हैं जो अपने आप हो रहा है तो उसको आप बोलते हो तुम प्योर नेचर है। जैसे अर्थ का घूमना, कोई उसको घुमाना शुरू नहीं किया, पर सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है उसको शुरुआत हमने करवाया।
लेकिन अब घूम रहा है किस फेनोमेनन है, वो जो अर्थ के चारों ओर हमारा सैटेलाइट घूम रहा है वो भी एक नेचुरल फेनोमेना ही है। बात समझ पा रहे हैं? तो जो भी पूरे नेचर में, नेचर का मतलब हो गया पूरा यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जो भी हो रहा है वो नेचुरल फेनोमेना है। इसकी स्टडी करना फिजिक्स है। अच्छा, सिर्फ इसकी स्टडी नहीं करेंगे, अच्छा नीचे गिर रहा नहीं, हम उसका लॉज खोजेंगे, हम उसका कारण खोजेंगे। लॉ का मतलब किस कारण से किस तरीके से होता है उसमें, समझ पा रहे हैं? तो इसकी लॉ का स्टडी, यही हम जानते हैं, पूरा फिजिक्स में तो यही करते हैं ना। अजीब 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 चीजें क्यों हो रहा है? क्लियर है ना मेरी बातें? अब बहुत ध्यान से देखो, ये चीजें मान लो न्यूटन सीख गया, न्यूटन समझ गया कि अच्छा ये एप्पल नीचे क्यों गिरता है या कोई चीज नीचे क्यों गिरता है, वो तो सीख गया। जैसे एक छोटा बच्चा, मानो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, उसे पता चला कि वो भूख लगा, पर अब उसको बताना है अपनी मम्मी को कि मुझे भूख लगा है, पहली बार। इसी तरीके से न्यूटन सीख गए कि ये क्यों नीचे हो रहा है, पर उसको किसी को बताना है, पूरा दुनिया को समझाना है कि ये नीचे गिर रहा है। तो सबसे पहले उसको क्या जरूरत है? एक नाम का। इसके लिए कुछ नाम तो देंगे। जैसे पेट में कुछ हो रहा था, उसका आपने नाम दिया भूख, है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए नेचुरल फिनोमेना या उसकी लॉ को हमें एक नाम देना है, एक टाइटल देना पड़ा। तो टू डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमेनन वी नीड, हमें जरूरत है दो चीजों का। क्या क्या? पहला तो नेम, यानी कि टाइटल। कोई भी नेचुरल फिनोमेनन हो रहा है, उसका नाम क्या है? जैसे इसका नाम क्या है? गिरना नहीं, गिरना तो इंग्लिश का है। ये अगर टेक्निकली फिनोमेनन का नाम है ग्रेविटेशन। ये किसके कारण गिर रहा है? ग्रेविटेशन का। ये किसके कारण गिर रहा है? ग्रेविटेशन का। ये किसके कारण गिर रहा है? ग्रेविटेशन का। अब इंग्लिश में बोलेगा एक को जंप, एक को फॉल, एक को कुछ, एक को कुछ, वो अलग, वो लिटरेचर है। मुझे एक टेक्निकल नाम देना था इस प्रोसेस को। तो न्यूटन समझ तो गए कि ये ग्रेविटेशन कारण हो रहा है, पर कुछ तो नाम देना था, तो वो नाम दे दिए ग्रेविटेशन। न्यूटन अगर इसका कुछ और नाम दिए होते तो आज हम कुछ और नाम से जानते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है उस नेचुरल फेनोमेनन को समझाने के लिए। और दूसरी चीज, एक नाम तो फिक्स कर दिए, आपको पता चल गया पेट में जो खलबली हो रहा है उसका नाम भूख है। पर क्या एक वर्ड से आप चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे? आंसर है नहीं। वर्ड के साथ आपको चाहिए ग्रामर। समझ, एक सेंटेंस बनाएंगे अपनी फीलिंग को समझाने के लिए, उसी को बोलते हैं लैंग्वेज। उसी को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो किसी भी चीज को समझाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ता है, एक नाम का और एक लैंग्वेज का। लैंग्वेज, ठीक है? तो फिजिक्स की हर फेनोमेनन जो है वो नेचर की फेनोमेनन है, नेचुरल फेनोमेनन। और उसको समझाने के लिए ह्यूमन जैसे जैसे डेवलप किया, ये सब तब की बात सोचिए अरिस्टोटल के समय की, या उससे थोड़ा पहले चल जाए, मतलब मॉडर्न डेज में तो अरिस्टोटल से ही शुरुआत हुआ है फिजिक्स। तो आप देखेंगे, एक तो आपको नाम चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है तो एक तो आपको नाम चाहिए, आपको एक तो नाम चाहिए, एक तो आपको नाम चाहिए और दूसरा चाहिए लैंग्वेज। अब इसी नाम जो है ना, आपने अलग अलग नाम लिखा ना, इसी को फिजिक्स में बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। इसी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब देखोगे यूनिट डायमेंशन में पहली चीज आएगा फिजिकल क्वांटिटी, पर आपको समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी से मतलब ग्रेविटेशन एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? एक नेचर का प्रोसेस है। अब उसको समझाना था किसी को, तो मुझे कुछ ना कुछ तो नाम देना था, तो उसका नाम दे दिए ग्रेविटेशन। इसी तरीके से हर नेचुरल फेनोमेनन को या उसके पीछे का जो रीजन है, उस रीजन का हमने एक नाम दिया, और उस नाम को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक प्रोसेस, एक नेचुरल फेनोमेनन है कि कोई चीज चलते चलते अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, तेज कर लेता है। अब मुझे उस प्रोसेस का एक नाम देना था, तो मैंने नाम दे दिया एक्सेलरेशन। या अपनी स्पीड को कम कर लेता है, तो उसका नाम क्या दे दिया? एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हर जो एक फेनोमेनन है नेचर का, उसका मुझे कुछ ना कुछ नाम देना था, उसका नाम हो गया फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी, उसे अब बताने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए। इस लैंग्वेज के लिए, जैसे समझ पा रहे हैं, आपको बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए ना। जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, मे भी आप इंग्लिश में बात करते हो स्कूल में या कहीं भी, तो ह्यूमन का अपना एक लैंग्वेज है।
ह्यूमन का अपना एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर कौन सी भाषा में बात करता है? क्या हिंदी इंग्लिश में बात करता है क्या? आपको लगता है कि आप कीबोर्ड पर लिख रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, है ना, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस फॉर फूड, ऐसा कुछ? पर कंप्यूटर क्या वो इंग्लिश समझ रहा है क्या? उसको दो ही लेटर समझ में आता है, 0 1। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। दुनिया की जो भी मशीन है वो किस लैंग्वेज पे काम करता है? मशीन लैंग्वेज पे। मशीन लैंग्वेज, है ना? आप लोग पढ़ते होंगे, आप पढ़ेंगे, या ठीक है आप इंजीनियरिंग ग्राउंड के नहीं कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऐसा कुछ नाम सुने हैं? तो मशीन को समझने का अपना एक लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज। उसी पर भी एआई काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरीके से नेचर का भी अपना एक लैंग्वेज है। ये जो नेचर है ये आपसे कुछ बोलेगा, या आप नेचर को कुछ बोलोगे, तो उसको अब खड़ा हो गए आसमान में देखो, बारिश हो बारिश हो, कभी नहीं होगा बारिश। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो आपका इंग्लिश समझ ही नहीं रहा, नेचर को इंग्लिश नहीं आता है, नेचर को सी, सी प्लस प्लस भी नहीं आता, नेचर को एक लैंग्वेज पता है, वो लैंग्वेज का नाम है मैथ। तो नेचर का अपना लैंग्वेज है, उसी का नाम है मैथमेटिक्स। अब चूंकि मैं नेचर का स्टडी करने वाला हूं फिजिक्स में, तो जो चीज स्टडी कर रहे हैं वो जिस भाषा में लिखा है वो भाषा तो आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स की बुक, अपनी बुकलेट, अब बुकलेट किस भाषा में लिखा हुआ? आपको चाइनीज आ रहा है तो पढ़ पाएंगे क्या? नहीं, वो इंग्लिश में लिखा हुआ, था आपको क्या आना चाहिए? इंग्लिश। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अब इंग्लिश ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में पीएचडी होना चाहिए, आपको कैसा इंग्लिश आना चाहिए? बेसिक इंग्लिश। इसी तरीके से नेचर को पढ़ रहे हैं, यानी फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, तो उसकी लैंग्वेज तो आना चाहिए, वो है मैथ। पर ऐसा भी नहीं कि आपको मैथ में जीनियस होना है। जैसे लास्ट 1 वीक 2 वीक जो भी हम मैथ पढ़े, बहुत मुश्किल मैथ नहीं पढ़े, क्लास 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, बेसिक बेसिक चीजें पढ़े, पर वो क्या था, उतना नहीं आएगा तब लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे। मान लो जैसे कि आप कोई गांव में गए, गांव के एक बच्चे को लेकर आए, बड़े बच्चे को भी, जो इंग्लिश कभी नहीं पढ़ा है, मान लो बिहार में, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता है। अब उनको आप ये दे दोगे अपनी बुकलेट, क्या उसको वो पढ़ पाएंगे क्या? नहीं ना पढ़ पाएंगे। इसका मतलब उसको फिजिक्स आता है नहीं आता वो सेकेंडरी मैटर, पहली मैटर प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश नहीं आ रहा, इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं, दिस इज बॉल, वो समझ ही नहीं रहा ये क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मैथ, और हम लोग बोल सकते हैं मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हालांकि मैथमेटिशियन जो हैं, जो भी मैथ के स्टूडेंट होते हैं, वो बोलते हैं मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, या मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ नेचर। बात सही है, नेचर का लैंग्वेज मैथ है, पर चूंकि हम अपने फिजिक्स में उसी नेचर को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा लैंग्वेज भी फिजिक्स ही है। तो जैसे कंप्यूटर का पढ़ना है, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उनको सबसे पहली चीज सिखाया जाता है HTML, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऐसा लैंग्वेज सीखते हैं। अभी भी आप 12 में आपका कंप्यूटर अगर सब्जेक्ट रखे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सीखते होंगे। इसी तरीके से आपको फिजिक्स सीखना है तो सबसे पहले आपको उसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा, और वो लैंग्वेज का नाम है मैथ। उस लैंग्वेज का नाम है मैथ। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, क्या गड़बड़ है भाई? ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है ना? आगे बढ़े? ठीक है, बस 2 मिनट और लीजिए, आपको पूरा अंदाज, तो ये अभी समझ में आ गया ना मैथ क्यों जरूरी है, और मैथ कितना जरूरी ये भी समझिए। मैथ के बिना भी काम नहीं चलेगा, और मैथ में बहुत बुद्धिमान होने की भी जरूरत नहीं है। किसी को फिजिक्स पढ़ना है इंग्लिश में, पर वो बोले ना मैं पूरा विलियम शेक्सपियर को पढ़ कर आ गया, मेरा इंग्लिश तो बहुत अच्छा हो गया, मैथ अच्छा हो जाएगा, जरूरी फिजिक्स जरूर अच्छा हो जाएगा, जरूरी है क्या? नहीं। बस इतना इंग्लिश जानना है कि इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो तो उसको पढ़कर समझ सके। अब आपकी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की नॉलेज एकदम प्रो लेवल का है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपका मैथ बहुत प्रो लेवल का है तब भी फिजिक्स में कोई फायदा नहीं होगा, और मैथ एकदम नहीं आ रहा है तब तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक मॉडरेट लेवल का, मतलब एक बेसिक अच्छे से मैथ आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इस नाम को तो हमने नाम रख दिया फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अभी एग्जांपल देखिए, ग्रेविटेशन, कुछ भी नाम दो, एक्सेलरेशन, और उसको समझाने के लिए, उसको लिखने के लिए एक लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसको लैंग्वेज का नाम है मैथ। जैसे जैसे मानो ग्रेविटेशन को अब न्यूटन को समझाना था, तो उसने ये लिखा है F = G m1 m2 by
आर स्क्वायर। ये क्या है, ये कौन सा भाषा है बताओ? ये मैथ में ही ना होता है, इक्वेशन इक्वल टू ये सब किसमें होता है? मैथ में ही तो होता है। ये फॉर्मूला फिजिक्स का वो अलग बात है, पर ये लैंग्वेज क्या है? आंसर ये लैंग्वेज मैथ है। तो आप जो भी फिजिक्स का फॉर्मूला बोलते हो, डेरिवेशन बोलते हो, इक्वेशन बोलते हो, वो सब बेसिकली है क्या? मैथ। हाँ, वो चल फिजिक्स रहा है, चल फिजिक्स रहा है, पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए यूज कौन करते हैं? मैथ। तो बिना मैथ का आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिना लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। क्लियर है ये मेरी बातें? ठीक है, एक कहानी आपको सुनाते हैं यहीं पर, एक सेकेंड, फिर अपन शुरू करेंगे। चैप्टर कहाँ शुरू होता है आप समझ चुका है ना? फिजिकल क्वांटिटी से। यूनिट एंड डायमेंशन में पहली चीज समझना है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का वहां पे डिफिनेशन बोलते हैं दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर। वो तो ठीक है कि हम उसे मेजर कर सकते हैं, पर है क्या? आपको बोल रहे हैं कि व्हाट इज फूड, तो बोलेंगे जो खाते हैं वो फूड। वो ठीक है, पर वो है क्या आप बताओगे ना? फूड के स्पेसिफिकेशन, उसको कैसे बनाते हैं, कहाँ से आया, क्या आया, हर फूड की अपनी स्पेशलिटी है कि एक लाइन से बोल देंगे जो खाते हैं वो फूड है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी का एक प्रॉपर्टी है कि जिसे मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। पर फिजिकल क्वांटिटी है क्या, वो अब आपको समझ में आया कि नेचर का जो भी फिनोमेनन है उसका हमने एक नाम दिया, वही नाम है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए एक बहुत फेमस कहानी, आप सभी कहानी सुने होंगे। इसमें ना तीन चार चीजें आपका क्लियर होगा। क्या क्या क्लियर होगा? पहली चीज क्लियर होगा, फिजिक्स क्या है, समझ में आएगा। नेचुरल फेनोमेनन क्या है, समझ में आएगा। इसका लॉ क्या है, लॉ ऑफ नेचर या नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आएगा। अच्छा, ये सबसे पहले ये भी तो समझोगे नेचर क्या है। ये तीन चार चीजों को एक एग्जाम्पल से, एक टीचर थे, इतने अच्छे टीचर थे कि टीचर को नोबेल नहीं मिलता है, उनको नोबेल मिला था। मतलब प्रोफेसर थे, रिसर्च भी करते थे, रिचर्ड फेनमैन। आप अच्छा यूट्यूब वगैरह पे ना उनका वीडियो भी अवेलेबल है, ब्लैक एंड व्हाइट, पुराना पुराना, आप कभी देखना, है ना। क्या नाम था? फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन। ठीक है, थ्योरिटिस्ट थे, थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ाते थे। ठीक है, अब वो ये चारों चीजों को एक एग्जाम्पल से समझाए कि फिजिक्स क्या है, नेचर क्या है, नेचुरल फेनोमेनन क्या है, नेचर की लॉ क्या है, ये सारी चीजों को किस एग्जाम्पल से? चेस की एग्जाम्पल से। इसको यूज किए, एग्जाम्पल ऑफ चेस। अच्छा, आप में से कितने लोग चेस खेले हैं या खेलते हैं? खेलते हैं तो अब तो टाइम नहीं मिलता होगा, आप लोग बहुत पढ़ते हैं मुझे पता है लेकिन खेले हैं कितने बच्चे हैं जो खेले हैं, है ना? ऑलमोस्ट सभी खेले तो होंगे ही, नहीं खेले देखे होंगे, सब जानते हैं। पर अभी भूल जाइए कि आप चेस पहली बार जीवन में देखने वाले हैं, ऐसा सोचना। क्यों? क्योंकि नेचुरल फेनोमेनन इंसान ने 10 साल पहले, 10,000 साल पहले पहली बार सोचा कि बारिश क्यों हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो अभी तो हमको पता है बारिश क्यों हो रहा है, पूरा वाटर साइकिल ही हमें पता है, पर समझो पहली बार। इसी तरीके से आप ऐसा सोचिए, मैं अभी अभी समझाऊंगा। चेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। मैं यहाँ एक चेस बोर्ड बना रहा हूँ, ठीक, ये मान लो एक चेस बोर्ड है। ठीक है, ये एक चेस बोर्ड है। मुझे मालूम है चेस बोर्ड में बहुत सारा बॉक्सेस होता है, 64 बॉक्सेस। मैं ऐसा रैंडमली थोड़ा बना दे रहा हूँ। इसकी एक एक चीजें 5 मिनट में आप समझिए, थोड़ी बहुत आपको ये सभी का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। ठीक है, आप जानते हैं एक तरफ पूरा व्हाइट का ग्रुप होता है, एक तरफ ब्लैक का ग्रुप होता है। इसमें कितना पीस होता है जी? 8 8, और इधर भी 8 8। क्लियर है ना? तो मैं पीस को ऐसा सिंपल बॉक्स दे रहा हूं। अच्छा, हर पीस का अपना नाम है, हर पीस का अपना नाम है। तो अब सारी नाम अलग अलग नाम है, मुझे भी नहीं याद है और नाम की जरूरत भी नहीं। आप समझो ये कुछ भी पीस है। ठीक, अब मान लो दो किंग, पहले जमाने में चेस वगैरह कौन खेलता था? राजा वगैरह खेलते थे पहले जमाने में। तो मैं एक नाम ले लेता हूं, मान लो अकबर और बीरबल। नाम सुने अकबर बीरबल का? तो मान लीजिए अकबर बीरबल चेस खेल रहा है अपने राज दरबार में ऐसा, और राजा है तो उसका बहुत सारा नौकर होगा, बहुत सारा सर्वेंट होगा। तो बहुत सारा सर्वेंट है, बहुत सारा, पूरे राज दरबार में हजारों आदमी है। वो देखता है कि राजा अकबर और बीरबल बैठता है दोपहर में खाना पीना खा के, और शाम तक घंटों घंटा खेल रहा है, और वो नौकर है, उसको क्या चेस पता है, तो वो क्या देख रहा है?
कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर, ये एक बार ऐसा जा रहा है, कभी ऐसा जा रहा है, ये कोई घोड़ा ऐसा चल रहा है, कोई ऐसा चल रहा है। तो उसको क्या लगता है, दो आदमी पागल बैठता है, जिसको जो मन है ऐसा चलाते रहता है। यही हाल है आज से 10,000 पहले इंसान का, 10,000 साल पहले। वो देख रहा है आसमान को, जब मन हुआ बारिश गिरा दिया, जब मन हुआ धूप निकाल दिया, जब मन हुआ तेज हवा चला दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक पेड़ है, उसको जब मन हुआ मैंगो निकाल दिया, मन नहीं हुआ नहीं निकाला। किसी साल ज्यादा मैंगो आया, किसी साल कम मैंगो आया, किसी साल फ्लड आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सभी आदमी, सोचो जो इंसान ने पहली बार चेस गेम देख रहा है, आप मानो पहली बार जीवन में देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा इसके अंदर? एक रैंडमनेस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें से एक सर्वैंत बहुत बुद्धिमान था, ज्ञानी मानव था, जिसका उदय 10,000 साल पहले हुआ। तो उसका नाम रख देते, मान लो ये कोई है सोनू, एक मान लो कोई। वो बोला ना, नहीं ऐसा रैंडमनेस नहीं हो सकता है। आइंस्टाइन का एक कोट है, जानते हैं ना, कि गॉड डजंट प्ले डाइसेस। भगवान डाइस नहीं खेलता। डाइस मतलब रैंडम, आप फेंक दिए कुछ भी अंक आ सकता है। तो फिजिक्स ये पहली बार सोचा कि इसमें रैंडमनेस नहीं है, कुछ ना कुछ इसके पीछे होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मान लो एक नौकर है कोई सोनू, वो बोला ये कोई भी ऐसा वैसा नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ होगा। तो वो क्या किया, पेन लेकर नोट करना चालू किया। अब देखिए वो पहली बार क्या देख रहा है। अब मैं ना एक एक इसकी मोशन को दिखाता हूं, मतलब एक एक मूवमेंट को दिखाता हूं, पीस की मूवमेंट को, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा नेचुरल फिनोमेनन। देखिए ये सोनू नोट करता है कि चाहे अकबर हो या बीरबल हो, ये जो फर्स्ट फ्रंट वाला 8 पीस है उसको ऐसा स्ट्रेट ही चलाता है, स्ट्रेट ही चलाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब भी चला रहा है स्ट्रेट चला रहा है। अब उसने एक नियम बना दिया, उसने एक रूल बनाया चेस में, उसने रूल बनाना शुरू किया, मतलब वो समझने के लिए लिखना चालू किया कि अच्छा चेस का कुछ रूल है, और रूल को ही हम फिजिक्स में बोलेंगे लॉ। तो रूल को ही हम लोग बोलेंगे लॉ। तो एक ऐसा बनाना चालू किया, अच्छा फर्स्ट फ्रंट वाला जो पीस है वो स्ट्रेट चलता है। उसने एक लॉ बना दिया, न्यूटन ने एक लॉ बना दिया कि साउंड जो है 220 मीटर पर सेकेंड से चलता है। उसने कहीं न्यूटन ने अपना डेरिवेशन किया, इस तरीके से उसने एक रूल बनाया कुछ, कि जो भी है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। कौन? फ्रंट, जो भी है फ्रंट पीस जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है। फिर उसने ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि इसका जो भी है नाइट ऊट, जो भी घोड़ा है, वो कुछ ऐसा सीधा चलकर ऐसा भागता है। तो उसने दूसरा रूल बना दिया। उसने किसी और पीस को देखा कि ऐसा चल रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन ऐसा डेली ऑब्जर्व करके धीरे 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 ऑब्जर्व करना चालू किया कि कौन कैसे चलता है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो सोनू है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 6 महीने, मानो बहुत बड़ा मन बुद्धि होगा तो 6 महीना लगेगा, लेकिन अब इस चेस के गेम को समझ पाएगा या नहीं पाएगा? समझ जाएगा। अच्छा इसका फायदा क्या है? इसका बहुत अच्छा फायदा यह है कि जो चेस प्लेयर है वो देखकर प्रिडिक्ट कर सकता है, सिचुएशन को देखकर, कि अब ये प्लेयर कौन सा मूवमेंट लेने वाला है। अगर आप अच्छे चेस के प्लेयर हो, दो प्लेयर खेल रहा है, तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? हाँ, मे भी वो कभी कभी गलत भी हो, पर एक रूल अगर आपको अच्छे से पता है तो 100 में 90% टाइम आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कि कौन सा गेम होने वाला है, कौन सा पीस का मूवमेंट होने वाला है। तो सोनू इस चीज को समझ गया और उसने उसके लिए एक रूल बनाया, और रूल को अप्लाई कर रहा है तो देख रहा है कि 10 बार जो सोच रहा है उसमें से 8 बार वही हो रहा है जो वो सोच रहा है। वो सोच रहा है अच्छा अब ये अकबर है ना अपना ये निकालेगा और इसको ढाई घर ऐसा चलेगा, और देख रहा है सही में ऐसा ही चला। क्यों? उसको रूल पता है, उस सिचुएशन को समझ पा रहा है। और ये सब महान आत्मा, ये सब महान आत्मा आर्ट्स वाले, वो सोच रहे हैं कि भाई कुछ भी हो रहा है, बारिश हो रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसको इस सभी से कंपेयर कीजिए। देखिए ये जो पूरा चेस बोर्ड है ना, पूरा चेस बोर्ड, यही है आपका नेचर, यही है पूरा यूनिवर्स। ये यूनिवर्स है आपका, ये आपका यूनिवर्स है। देखिए नेचर और यूनिवर्स में अंतर क्या है ये भी यहां पे समझ में आएगा। जो प्लेटफॉर्म है जहां पे चीजें हो रहा है वो यूनिवर्स है, और वो जो हो रहा है उसको भी इंक्लूड कर दो तब नेचर हुआ। और ये जो अकबर और बीरबल है, जो प्लेयर है चेस का, यही है नेचर।
यही है नेचर। मतलब साइंटिस्ट इसको नेचर बोलेंगे, और अगर आप रिलीजियस आदमी हैं, आप गॉड इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं, तो आप इसी को गॉड भी बोलेंगे। हम बोलते हैं जो करते हैं भगवान करते हैं। अगर एज ए साइंस आप देखो, जहां पे गॉड के एग्जिस्टेंस पे अभी हम लोग खोज कर रहे हैं, है या नहीं हो तो एक डिबेट की बातें हैं, तो हम सीधा बोलेंगे यही क्या है, नेचर है। तो और हो जो रहा है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में जो भी हो रहा है उसको जो कराने वाला यानी जो प्लेयर है वही हमारा नेचर है। और ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है पीस का, पीस सीधा चलेगा, पीस तिरछा चलेगा, ऐसा यही है नेचुरल फेनोमेनन। यही हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि मूवमेंट ऑफ पीस या पीसेज, ये है नेचुरल फेनोमेनन। और इस मूवमेंट के लिए जो आपने रूल बनाया है, यही है इसका लॉ, यही है लॉज ऑफ फिजिक्स। ये लॉज ऑफ नेचर बोलो या फिजिक्स बोलो, लॉज ऑफ नेचर। अच्छा, अब ये सब देख लिया, बताओ सोनू कौन है? तो देखिए, अच्छा ये कोई मेरी कहानी नहीं है, पूरे दुनिया में सुनाया जाता है, जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जो भी फिजिक्स के टीचर है, ये कहानी से फिजिक्स शुरुआत होता है। बहुत पहले, आज से लगभग 80-90 साल पहले फेनमैन ने ये एग्जाम्पल से शुरू किया था फिजिक्स पढ़ाना। अब बताइए, वो सारी चीजें आपका क्लियर है? फिजिक्स क्या है, नेचर और यूनिवर्स में अंतर समझ में आ रहा है? यूनिवर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे गेम खेला जा रहा है, पर अगर वो प्लेटफॉर्म और प्लेयर दोनों को एक साथ बोलना हो तो हम या तो रिलीजियस है तो गॉड बोलेंगे, और साइंटिफिक बातें करेंगे तो उसको हम नेचर बोलेंगे। क्लियर है ना? अब एक बात ध्यान से देखो, सोनू बहुत खुश हो रहा था कि अब तो हम पूरा चेस सीख गए। थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है, ये सीधा चल रहा था, इसका ना एक ये वाला पीस यहां आ गया और इसका पीस यहां था। अब वो ऐसा टुई जाके इसको मार दिया। ऐसा ही होता है। वो तो रूल बना के बैठा था, वो क्या रूल बना के बैठा था कि फ्रंट वाला स्ट्रेट चलेगा, अब ये तो तिरछा चल गया। तो उसको अपनी रूल में इंप्रूवमेंट भी करना पड़ा, करेक्शन करना पड़ा कि चलता तो सीधा है, मारता टेढ़ा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही बार बार फिजिक्स में रूल तो बनेगा, उसको इंप्रूवमेंट भी होगा। जैसे साउंड की स्पीड न्यूटन निकाल के जाएंगे 220 मीटर पर सेकेंड, पूरी दुनिया बोलेगा हाँ सही है सही। फिर एक आ जाएंगे लैपलास, 11 भी याद है, लैपलास करेक्शन पढ़े थे। फिर साउंड के स्पीड को करेक्ट करेंगे। जैसे न्यूटन आएंगे लाइट को, बोलेंगे लाइट एक पार्टिकल है, कार्पस्क्यूलर है, कार्पस्क्यूलर थ्योरी कुछ कुछ याद कीजिए 12 में। फिर हाइगन आएंगे, हाइगन बोलेंगे नहीं ये वेव है, पर कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है। बाद में फिर नए साइंटिस्ट आएंगे, यंग वगैरह आएंगे, उसको प्रूव करेंगे ये कौन है, वेव तो है पर ट्रांसवर्स वेव है। बात समझ पा रहे हैं? फिर न्यूटन आइंस्टाइन आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोलेंगे नहीं ये तो पार्टिकल है, ये वेव है ही नहीं। फिर डी ब्रोगली आएगा, ड्यूल नेचर देगा, बोलेगा नहीं दोनों नेचर है, इसमें पार्टिकल भी है इसमें वेव भी है। कहना है कि आपने ऑब्जर्व किया एक रूल, फिजिक्स में रूल कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, 10 बार 20 बार एक्सपेरिमेंट को किया और उसमें देखा जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसी को रूल बना दिया। पर फिजिक्स की या साइंस की अच्छाई ये है कि एक चीज को 1000 बार किए, अगर 999 बार एक बार हुआ, एक जैसा हुआ, एक बार भी अलग हुआ, तो हम बोलते हैं आपको इसमें रूल नहीं है, उस रूल को इंप्रूव करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे रिजिड नहीं होते हैं कि हमारी धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, हमारे गॉड ये बोल गए तो यही होता है, नहीं। हम लोग हर चीज के लिए ओपन है कि अगर 1000 बार में एक बार भी अगर कुछ अलग बिहेवियर दिखाया तो हम मानेंगे उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन की जरूरी है, और फिर उस करेक्शन को खोजेंगे। जैसे आप लोग तो 11-12 में लाइट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरी हिस्ट्री पढ़ना है ना जी, लाइट कैसे कैसे वेव था, पार्टिकल था, लास्ट में ड्यूल नेचर आया। अच्छा, बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी, मतलब जितना पार्टिकल है सब ड्यूल नेचर है। कुछ याद आ रहा है? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली वेवलेंथ 12 में पढ़े थे। आज के डेट में ये चीजें पता चल गया कि दुनिया का हर मैटर अपने आप में वेव भी है और पार्टिकल भी। तो देखो, आज से अगर 200 साल पहले बोलता है कि आप एक वेव है, आप बिलीव करते हैं? बोलते हम और वेव, हम तो पार्टिकल है, देखो मेरे पास मास है, मेरा शेप है, मैं वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हूं। पर डी ब्रोगली 1929 में बोल कर गए कि नहीं आप भी एक वेव है, हम अपनी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, h/p। कुछ याद आ रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का? तो यही सारी चीजें हैं कि फिजिक्स में इसीलिए बार बार करेक्शन होते रहता है, बार बार नई नई लॉ आते रहता है और पुराने लॉ में इंप्रूवमेंट होते रहता है।
ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई जरूरी नहीं है, पर सब्जेक्ट को शुरुआत करने के लिए उसका एक अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी था। तो यहां से मुझे बताइए, ये एग्जाम्पल याद रखिए जीवन में हमेशा, पूरा फिजिक्स आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स में फिजिक्स करता क्या है, नेचर और इनवर्स का मतलब क्या है, नेचुरल फेनोमेना वगैरह क्या है, और दूसरी बात इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये इतना पढ़ने का हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें मतलब नीट में हम क्वालिफाई कर जाएंगे ये तो अलग फायदा है, ओवरऑल एज ए ह्यूमन को क्या फायदा हो रहा है बताइए, एज ए ह्यूमन को क्या फायदा हो रहा है। सोनू को क्या फायदा हुआ था, सोनू को फायदा हुआ था कि चेस का गेम प्रिडिक्ट कर पा रहा था। तो आज आप मोबाइल ऐप खोलते हो और आपको प्रिडिक्ट कर लेते हो पूरे वीक में किस दिन बारिश होगा, किस दिन धूप होगा, समझ पा रहे हैं। अगर ये धूप और बारिश का साइकिल आप नहीं समझे होते तो प्रिडिक्ट कर पाते क्या, यही फायदा है तो ह्यूमन को। हमें पता चल गया कि अर्थ के चारों ओर मून कैसे घूमता है, अब उसका फायदा हो गया, अब समझ गए, अब हम अपनी सैटेलाइट को भी घुमा रहे हैं। पर पहले हम ये तो समझे, केपलर पहले ये तो समझाता है कि सोलर सिस्टम में हर प्लानिट मोशन कैसे करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आपने रूल सीख गए, उससे दो फायदा है, एक तो अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे चीजें भी एस्टेब्लिश कर पाए और चीजों को हम प्रिडिक्ट भी कर पाए, और इसी का थ्योरेटिकल वर्जन है जो आप लोग मूवी वगैरह में ना साइंस फाई मूवी में देखते हो कि प्रिडिक्ट को फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। जैसे एक मूवी आया था इंडिया में, कौन सा, क्रिस ऐसा करके आया था, कुछ याद आ रहा है, देखें आप लोग, नहीं देखे होंगे, पर क्रिस ऐसा करके ऋतिक रोशन आया था, उसमें दिखाता है कि साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, मे भी पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, फ्यूचर पास्ट जो भी होना हो, आज के डेट में तो पॉसिबल नहीं है। पर आप सोचो अगर नेचर के रूल आप क्लियर समझ गए, अगर एक चेस बोर्ड है उसका रूल समझ गए, तो आप नहीं समझ पाएंगे कौन सा अगला गेम क्या मोशन होने वाला है, तो नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है ना। समहाउ पॉसिबिलिटी तो है, 10 में 8 टाइम्स तो सही जरूर हो जाएंगे, क्लियर है ना। जैसे मान लो आप क्रिकेटर देख, आईपीएल चल रहा था, आप देख रहे थे, अगर बॉल ऑफ में है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब भी मारेगा ऑफ में मारेगा, उसको लेग में नहीं मारेगा। हाँ, एक सूर्य कुमार यादव जैसा आ जाए 360 घूमकर मार दे वो अलग बात है, पर 8 टाइम्स अगर बॉल आगे है तो 100 में 90% चांस है कि आगे ही ड्राइव करेगा, कवर ड्राइव ही करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आप प्लेयर को देखकर, प्लेयर का पुराना देख सकते हैं, ये प्लेयर कैसा खेलता है, बॉल की पोजीशन देखकर आप समहाउ प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये बॉल ऑफ बाउंड्री में जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, लेग जाएगा, कहां जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर नेचर के रूल को समझ गए तो आप कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट जरूर कर पाएंगे, है ना। और प्रिडिक्ट कर ही रहे ना जी, अब हम जानते हैं धूप कब होगा, बारिश कब होगा, और वो तो छोड़ो, अभी इंडिया में भी कई जगह गवर्नमेंट आर्टिफिशियल बारिश करा रहा है, पता है ना आपको, जहां जहां सूखा पड़ता है। कैसे, अब बारिश की हम पूरी साइकोलॉजी नहीं समझते, पूरा रूल नहीं समझते, आज तो हमको जहां मन आज मन है यहाँ बारिश कराने का करा सकते हैं। हाँ, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट करा सकता है, हम नहीं करा सकते, धीरे धीरे कॉस्टिंग भी आसान हो जाएगा। पहले जमाना में याद कीजिए, मोबाइल याद है, आज से 15 साल पहले एक सिर्फ फोन सुनने का 16 रुपीज मिनट लगता था, करने का नहीं बोल रहे, कॉल आएगा 1 मिनट आप बात करेंगे तो आपके मोबाइल से 16 रुपया कट हो जाएगा। आज देखो कितना सस्ता हो गया, सुनने का फ्री और करने का भी लगभग फ्री ही है, सारा पैसा डाटा का लगता है, ऐसा ही है ना। सुनना हो तो 2G का तो बात ही खत्म हो गया, अब तो 4G 5G चल रहा है। तो जैसे जैसे हमारी साइंस डेवलप होगा, चीजें कुछ दिनों में पता चलेगा, आपको मन है आज बारिश करा दे, बस ऐप लगाए बारिश हो गया आपके घर पे, ये सब पॉसिबल आने वाला समय में। तो कैसे होगा पॉसिबल, साइंस धीरे धीरे डेवलप होगा। ठीक है, आइए तो हम लोग जो ये चैप्टर शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी से, क्लियर है ना, बेसिक बेसिक बातें। तो अभी से आप मैथ पे ध्यान देंगे क्योंकि मैथ इसका लैंग्वेज है, फिर आप कभी भी शिकायत नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन में कि सर बहुत मैथ आ रहा है, ये नहीं, मैथ से दोस्ती कर लीजिए नीट तक, एक बार डॉक्टर बन जाइए, एमबीबीएस में चले जाइए, फिर मैथ को छोड़ देना। बहुत आदमी को आप जीवन में छोड़े हैं, मैथ को भी छोड़ देना, पर आज अच्छे से दोस्ती किए रहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक, आइए तो पहला हेडिंग क्या देंगे, फिजिकल क्वांटिटी। पहला हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या, आप देखो यहीं पे दो बातें हैं। क्या बातें हैं, आप एक स्टेटमेंट बार बार सुनते होंगे, कई सर लोग भी बताते होंगे, फील करके पढ़ाएंगे, फील करके पढ़ो, ठीक है, ये अच्छी बात है, पर एग्जाम में आपका फीलिंग नहीं पूछेगा, बोलेगा चलो एमसीक्यू क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका फीलिंग बताइए,
ऐसा क्वेश्चन कभी नीट में नहीं आएगा। नीट में देख क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, सॉल्व करना है 40 सेकंड में। आप 5 मिनट में सॉल्व किए तो आप गधा है, आप नर्स बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब अच्छा एक बात बताओ, कोई पेशेंट है बहुत क्रिटिकल है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा या नर्स के पास जाएगा? डॉक्टर के पास। पर थोड़ा बहुत चोट वोट लगा तो कोई भी किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, वो मलहम पट्टी ऐसा कर देता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वही बात है, अगर आप 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप नर्स बनेंगे। तुरंत जहां डिसीजन लेना हो डॉक्टर ही डिसीजन ले पाएगा। तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन को, मतलब किसी भी क्वेश्चन को 40 सेकंड 50 सेकंड में अपनी एग्जाम में सॉल्व करना पड़ता है, ताकि हमारा डिसीजन एबिलिटी फास्ट हो। मान लो अब ना आईसीयू में है या इमरजेंसी में आप बैठे हुए एज ए डॉक्टर, कोई पेशेंट आया, आप सोच रहे हैं अच्छा इसको क्या किया जाए, सुई दिया जाए या इंजेक्शन दिया जाए, टेबलेट दिया जाए, टेबलेट दे या कैप्सूल्स दें, ऐसा सोच रहे, पैरासीटामोल दें या नाइस दें, ऐसा तो वो तो मर जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आपको तुरंत, आप बोलते हो खासकर फिजिक्स में दिक्कत क्या होता है कि नीट एग्जाम में 50 क्वेश्चन है, 45 अटेम्प्ट करना है और टाइम है 1 घंटा, और उसमें क्वेश्चन पढ़ना भी, क्वेश्चन 3 लाइन का पढ़ने में 5 सेकंड चला गया, कितना भी फास्ट पढ़िए 5 सेकंड जाएगा। पढ़ा, आपका माइंड उसको ना प्रोसेस किया, उसमें 5 सेकंड चला गया, 10 सेकंड तो हवा में चला गया। अच्छा हाथ का भी अपना स्पीड है, कैलकुलेशन किए 10, कितना भी आप फास्ट है 5-10 सेकंड कैलकुलेशन चला गया। अच्छा 2-3 सेकंड चाहिए गोला करने के लिए भी, तो कुल मिलाकर टाइम बचता है 30-40 सेकंड। अब बच्चा परेशान है कि इतना फास्ट क्यों करें, इसलिए करें क्योंकि आपका जॉब का रिक्वायरमेंट ये, जो बच्चे में ये क्वालिटी है वही डॉक्टर बन सकता है। सही बात है, नहीं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपको आदत है कोई चीज को 10 मिनट में करने का, तो आप जान बचाने वाले डॉक्टर नहीं, जान लेने वाले बन जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे? हाँ, वही अगर इंजीनियर है, देखो जेई में कितना क्वेश्चन आता है, 25 रहता है क्वेश्चन, 1 घंटा, 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम का हड़बड़ी नहीं है, वहां पे क्वालिटी का हड़बड़ी है। आपका ये ब्रिज बना पासीघाट में, वो 5 साल में बने या 5 साल के बाद 10 साल लग जाए, ब्रिज कभी देखें रातें रात बन गए, और रातें रात बनेगा मर ही जाएगा। समझ है? तो कोई ब्रिज बनाना है एज ए इंजीनियर, आपको 5 साल के बाद 10 साल लग जाए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ब्रिज मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्रिज पे चले और ब्रिज टूट जाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए जेई का रिक्वायरमेंट अलग है और नीट का रिक्वायरमेंट अलग, इसलिए आप देखें क्वेश्चन लेवल भी अलग अलग रहता है, वहां पूछने का पैटर्न अलग है। वहां आपको और ऐसे ही समझ आए ना, वो 2 मिनट टाइम दे रहा है, यहाँ आप 40 सेकंड टाइम दे रहा है, इसीलिए दे रहा है कि वहां पर आपसे सही चीज करवाना चाहता है, बहुत सोचना देता है, क्योंकि आप जब ब्रिज बना रहे होंगे तो आपको सोचना पड़ेगा क्या क्या इसमें फैक्टर हो सकता है, कितना कितना लोड आ सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? शहर में है, कोई शहर का रूल तो नहीं है कि इतना ही गाड़ी एक दिन में उस पर जाएगा, पर डिजाइन करते समय आपको सोचना पड़ता है, सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इतना इतना गाड़ी जा सकता है एक दिन में, उसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए, फैक्ट्री ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए। तो वहां जितना टाइम लेना, टाइम कोई कंस्टेंट नहीं है इंजीनियर के लिए, इंजीनियर के लिए कंस्टेंट है सेफ्टी। पर एज ए डॉक्टर टाइम आपके लिए, टाइम ही आपका सेफ्टी है। कोई पेशेंट, आप जाएंगे मेडिकल लाइन में तो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है कि आप 10 मिनट पहले लाए होते तो हम बचा लेते, ऐसा मूवी वगैरह हम देखे, बोलता है भाई 15 मिनट पहले लाए होते हम बचा लेते। वही डॉक्टर, टाइम ही मेन है। तो एज ए डॉक्टर मेन चीज क्या है आपका, टाइम, कितना फास्ट आप कर पाते हैं, है ना? तो इसीलिए आप क्वेश्चन को कितनी देर में करेंगे, 40 सेकंड में, 2 मिनट में करेंगे तो आप इंजीनियर बन जाएंगे। इंजीनियर बनना नहीं, आप बायोलॉजी लिए। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को बुक कैसे डिफाइन करता है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि बुकीज डिफिनेशन तो यही है, फीलिंग लेना तब समझ गए क्या होता है, पर आपको ये चीजें माइंड में डालना ही पड़ेगा कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो कैन बी मेजर, मैं एक लाइन लिख देता हूं, कैन बी मेजर्ड, जिसे मेजर किया जा सके, और इसका यूज होता है यूज टू डिस्क्राइब, इसका यूज क्या करते हैं, फिजिकल फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए, नेचुरल फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए, यूज टू डिस्क्राइब नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेनन। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिससे आप मेजर कर सकते हैं। इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि नेचुरल फेनोमेनन को हम इसकी मदद से समझा पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्लासिफाई किया 2 तरीके से। ठीक है, एक तरीके का बोले फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, बेस या फंडामेंटल। ठीक है जी,
और दूसरे का नाम क्या है, डिराइव। ये सब आप जानते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, आपका भी रिवीजन हमारा भी रिवीजन, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ओके। शॉर्टकट बनाइए, अभी से फंडामेंटल क्वांटिटी को शॉर्ट में एफ क्यू बोला करेंगे और डिराइव्ड क्वांटिटी को डी क्यू बोला करेंगे जब जब भी आएगा। ठीक है ना। तो जिसे मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का, फंडामेंटल और डिराइव, आप जानते हैं। ठीक है जी। फंडामेंटल क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो। जो किसी पे डिपेंड नहीं करे। किसी पे नहीं मतलब किसी पे नहीं। फंडामेंटल भी फंडामेंटल डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो किसी पे भी डिपेंड ना करे, दुनिया में किसी भी क्वांटिटी पे जो डिपेंड ना करे वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो नोट डिपेंड ऑन अदर, ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। दुनिया में ऐसी कितनी क्वांटिटी है, 7। यानी 7 ही ऐसी बातें हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दे आर 7। कौन कौन सा 7 है, नाम के साथ बोलिए। चलो बोलना चालू करो, मैं लिखता हूं, आप बोलिए। पहला मास, हाँ जी, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, दुनिया खत्म। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलो। और करेंट, करेंट, 6 का बताए थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी है ना, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करे। किसी पे नहीं का मतलब किसी पे नहीं, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, मास लेंथ पे नहीं डिपेंड करेगा। मास जो है मास पे डिपेंड करेगा, वो बस इतना डिपेंड करेगा किसी मैटर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो उस सभी का मास मिलकर पूरे बॉडी का मास हो जाता है। जैसे आपका बॉडी का मास मान लो 60 kg, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। सभी इलेक्ट्रॉन का मास प्लस सभी प्रोटॉन का मास प्लस सभी न्यूट्रॉन का मास इक्वल टू योर बॉडी का मास। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। वो इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी गर्मी में 70 डिग्री पे या ठंड में है 40 डिग्री पे। वो इसमें नहीं डिपेंड करेगा आपका हाइट को थोड़ा लंबा कर दो या सिकुड़ कर बैठ जाओ, आपका लेंथ मास उतना ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से हर चीज ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन है, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड करे। दूसरे पे डिपेंड करे मतलब दूसरा मतलब फंडामेंटल डिपेंड करता है। कुछ डिराइव क्वांटिटी ऐसा है, देखो डिराइव क्वांटिटी कुछ डिराइव से भी बनता है पर अल्टीमेटम वो फंडामेंटल से ही आता है। ठीक है, तो इसको कई तरीके से बोलते हैं। एक तो बोलते हैं विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, ऐसा बोल सकते हैं, डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल से डिराइव किया गया हो, उससे बनाया गया हो। या हम ऐसा बोल सकते हैं ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड करे और डिपेंड ऑन अदर, डिपेंड ऑन अदर। ठीक है, डिपेंड ऑन अदर, ऐसी क्वांटिटी। अब ये दुनिया में कितना है, तो लाखों हो सकता है, क्योंकि किसी 2 चीज 3 चीज को मिलाकर कई चीजें बना सकते हैं। जैसे आपके घर में आप जाओगे किचन में, तो किचन में बताओ एक लिमिटेड आइटम है या अनलिमिटेड आइटम है, लिमिटेड है। 2 4 5 चीजें मिलेगा, 2 3 मसाला मिलेगा, राइस मिलेगा, ऐसा 4 5 चीजें मिलेगा। पर उससे आप देखो तो अनलिमिटेड डिशेस बना सकते हैं। मम्मी खुश रही तो कुछ नया चीज मिल जाएगा खाने को, मम्मी नहीं खुश है तो कुछ भी मिल सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और यूट्यूब पे खोजो, नया नया डिशेज मिलेगा। तो आइटम उतना है, वही राइस, उस राइस से आप ना 50 आइटम बना सकते हैं। पर राइस क्या है, राइस है फंडामेंटल क्वांटिटी, पर उससे जो भी डिशेज बना रहे हो सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। और एग्जांपल समझो, दूध, मिल्क, मिल्क एक फंडामेंटल क्वांटिटी है,
पर उससे कितनी क्वांटिटी बना सकते हैं, नंबरलेस है। आप उससे स्वीट्स बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए डिराइव्ड क्वांटिटी का हम नंबर नहीं बताएंगे, कितनी क्वांटिटी की, रोज नई नई क्वांटिटी बनते रहेगा। ओवरऑल मोटा मोटी आपको याद होगा 11th में एनसीईआरटी के पीछे दिया है 100 के आसपास पूरी दुनिया में ये सारी क्वांटिटी फिजिक्स में यूज होता है, फंडामेंटल और डिराइव मिलके। ठीक है, तो इसे लिख लिए। ठीक है, इसके अलावा लिखिए अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एंड डिराइव्ड देयर आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल डिराइव के अलावा दुनिया में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होता है। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एंड डिराइव देयर आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्यों नाम रखे? क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया, लोगों को ऐसा लगा वो है मैथ का चीजें, पर हमें लगा कि उसके बिना फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। अभी समझे थे ना, फिजिक्स क्या है? लैंग्वेज, फिजिक्स का लैंग्वेज मैथ ही है। तो मैथ की दो क्वांटिटी है जिसका नाम है एंगल, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, पर उसके बिना फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। हर क्वेश्चन में देखोगे साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ कुछ आ रहा है। अभी भी आया था, वेक्टर में आया था ना जी, साइन कॉस, तो वहां एंगल का जरूरत पड़ रहा है। तो बिना एंगल का फिजिक्स चलता ही नहीं है, तो उसको भी फिजिक्स की क्वांटिटी में शामिल किए, पर ना उसको फंडामेंटल में शामिल किए, ना उसको डिराइव्ड में शामिल किए। उसको बोले चलो ये हमारे लिए एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो पहला लिख लीजिए प्लेन एंगल, पहला लिखिए दो सप्लीमेंट्री में फर्स्ट वन लिखिए प्लेन एंगल और ब्रैकेट में सिंपल एंगल। आज तक जिसको हम एंगल बोलते आए थे उसी का पूरा नाम है प्लेन एंगल। पहला लिखिए हम लोग प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। देखिए प्लेन का मतलब मैंने समझाया है, प्लेन का मतलब क्या? सरफेस। प्लेन का मतलब होता है सरफेस। अभी तक क्लास 9 में, 10th में, 11th में या जब भी किए तो हम लोग थीटा जो लिखते थे, इसका सिंबल यही थीटा होता है। ये कौन सा एंगल था? आंसर है प्लेन एंगल। तो बोलोगे सर अभी तक पूरा नाम क्यों नहीं बोलते थे? इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि आपका भी पूरा नाम अलग है, पूरा नाम बहुत बड़ा है। पर क्या हमेशा दोस्त पूरा नाम से आपको बुलाता है? नहीं बुलाता, एक छोटा सा कुछ भी निक नेम से बुला लेता है। इसी तरीके से जैसे देखो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी पूरा नाम है लीनियर वेलोसिटी या पूरा नाम है एंगुलर वेलोसिटी, पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं सिर्फ वेलोसिटी। इसी तरीके से आपका नाम, मेरा नाम एक बहुत बड़ा नाम होता है, कुछ नाम होता है, टाइटल होता है, शुरू में मिस्टर मिसेज ऐसा लगा रहता है, पर अब क्या हमेशा इतना लंबा यूज करते हैं क्या? नहीं करते। हाँ, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है कुछ है तो वहां पूरा यूज करेंगे। तो अभी जब हम पहली बार लिख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो पूरा नाम याद किए। अभी इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? एंगल। सिंबल कौन सा रहेगा? थीटा। क्लियर है? अब ये होता है क्या आप सभी को जानते हैं? बताइए जी, क्या है एंगल का डिफिनेशन या फॉर्मूला? आर्क बाय, हेलो, आर्क बाय। सही में आप लोग सीरियस ले लिए क्या? पहली बार पढ़ रहे हैं सर? मैं बोला समझने के लिए वो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। 11th 12th पढ़ के आए, अभी नीट का भी एग्जाम दिए, है ना? आप सीरियस ले लीजिए ना, ना हम तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पढ़ाओ एक एक चीज याद करवाओ। ठीक है, देखिए ये कोई आर्क है, ये कोई आर्क है और ये इसका सेंटर है जिसको बोलेंगे सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसकी रेडियस है। रेडियस का सिंबल बना दो आर अगर ऐसा कुछ, और ये जो एंगल थीटा है, तो थीटा को डिफाइन किए हैं आर्क बाय रेडियस। रेडियस एक लेंथ है इसीलिए एस से भी बोल देते हैं, आर्क भी एक लेंथ ही है। ये फॉर्मूला हो जाता है थीटा का, थीटा इक्वल टू एस बाय आर, ऐसा बोल सकते हैं। इसकी अपनी एक यूनिट भी है, क्या यूनिट है जी? रेडियन। चलिए अब तो यकीन हो रहा है, पढ़े थे। अच्छा एक चीज बहुत ज्यादा फिजिक्स में आएगा, जिसे लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझो। जैसे जीवन जीने के लिए एक फंडामेंटल चीज की जरूरत है जिसका नाम है पानी, पानी चाहिए। अब ये बताओ पूरी दुनिया में लगभग, है ना, 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, तो सभी लोग पानी पीते हैं, पर क्या सभी लोग पानी को पानी के नाम से ही बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं? अलग अलग नाम से बोलते हैं ना। कोई पानी बोल रहा है, इंडिया में जाओ ना, इंडिया में कम से कम 10 नाम होगा। मैं 6-7 स्टेट में रहा हूं तो वहीं पे अलग अलग, साउथ में जाएंगे तन्नी बोलते हैं,
समझ पा रहे? कर्नाटक में नीर बोलते हैं, नीर इज ए संस्कृत वर्ड, नीर, नीर बोलेंगे, तन्नी बोलेंगे, वाटर भी बोलते हैं। अब तो इंडिया में इंग्लिश भी कॉमन लैंग्वेज हो गया, पानी तो हिंदी में बोलते हैं। आप लोग में भी और कुछ नया नाम भी जानते होंगे, लोकल लोकल ट्राइब में कुछ अलग अलग नाम भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कई नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से ये लेंथ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे अभी एक नाम से जाना गया, उसका नाम क्या है? रेडियस। रेडियस क्या है? एक लेंथ है ना जी, यहां से यहां की लंबाई। ये आर्क भी एक लेंथ ही है। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से। ये लेंथ सबसे ज्यादा होगा, अलग अलग नाम से मिलेगा। ये लेंथ आपको कभी रेडियस के नाम से मिल सकता है, यही लेंथ आपको कभी हाइट के नाम से मिल सकता है, यही लेंथ कभी डेप्थ के नाम से मिल सकता है। आपको थोड़ा सा विजडम का यूज करना है, सोचना ये लेंथ तो नहीं है। मेरी आराम से सोच पाएंगे, मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर बस मैं शुरू में आपको ये बात पे ध्यान दिला दिया। थिकनेस के नाम से मिल सकता है, आर्क लेंथ के नाम से मिल सकता है, या आर्क जो भी बोलिए, किसी भी नाम से आपको मिल सकता है, तो घबराना नहीं है। क्लियर है ना? जैसे डिस्टेंस के नाम से मिल सकता है। डिस्टेंस क्या है जी? लेंथ ही है ना। डिस्प्लेसमेंट के नाम से मिल सकता है, किसी भी नाम से मिले, है तो लेंथ ही, है तो लेंथ ही। जैसे पानी, वाटर, ठंडी, जो भी बोलो, या केमिस्ट्री वाले H2O बोले, पर है तो सब वही चीज, एक ही चीज ना। तो क्वांटिटी नहीं बदलेगा, वो सब फंडामेंटल ही है, सारी क्वांटिटी फंडामेंटल ही है। ठीक है, ओके। तो हम लोग फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिख दिए, दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिखेंगे, दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिखेंगे जिसका नाम क्या है? सॉलिड एंगल। जो नहीं बोलेगा पाप लगेगा, मैं पहले बोल दिया, है ना। अच्छा, नीट एग्जाम जानते हो एक ही सब्जेक्ट का पाप लगता है, फिजिक्स का, ऐसा लगता है, मैं सही बोल रहा हूं तो? चलिए, तो दूसरा हम लोग लिखे सॉलिड एंगल, दूसरा हम लोग लिखे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, इसका ऐसा वाला सिंबल होता है ओमेगा जैसा, ये ओमेगा है, ओम हम लोग तो बोले थे। देखिए जैसे इंग्लिश में दो अल्फाबेट होता है ना, स्मॉल ए कैपिटल ए, ऐसे ही उनका भी लैटिन वगैरह का भी है। जैसे ओमेगा, एक ये भी ओमेगा और ये भी ओमेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों को ओमेगा ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी वगैरह के समय यूज करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे, और ये रेजिस्टेंस का यूनिट ओम में यूज करते हैं, सॉलिड एंगल में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जो भी वेस्टर्न लैंग्वेज है ना, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, चाहे कोई सा भी वेस्टर्न चल जाओ, इंग्लिश जाओ, बेचारे के पास 26 अल्फाबेट, तो वो फिजिक्स में क्वांटिटी है मोर देन 100, तो अब 100 से ज्यादा अल्फाबेट होता तब तो सबके लिए अलग अलग सिंबल बनाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब एक के जो है, के देखोगे इतनी बार यूज होगा फिजिक्स में, स्प्रिंग कांस्टेंट से लेकर बल्क मॉडुलस से लेकर, ना जाने हर बार, और ना कोई हर कांस्टेंट में के लेकर आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के अलग रहेगा, कैपेसिटर में के अलग रहेगा, बात समझ पा रहे हैं? तो हर जगह के भरा रहेगा, क्यों? उनके पास 26 लेटर है और क्वांटिटी बहुत सारा है। हिंदी में ऐसा नहीं, अगर मान लो इंडिया में ये सब खोज किया रहता है तब कोई दिक्कत नहीं था। सॉलिड एंगल का सिंबल का, ए का सिंबल कू, ए का सिंबल कू। अरे हिंदी में कितना अल्फाबेट है पता है आपको? और अल्फाबेट में अल्फाबेट बना सकते हैं, बना नहीं सकते हैं? 56 आई थिंक अल्फाबेट होता है हिंदी में। कितना आप लोग हिंदी पढ़े नहीं पढ़े जीवन काल में? अपने जीवन काल में कभी, है ना, होता था ना आ ऐसा करके, है ना। तो अगर इंडिया में खोज हुआ होता तब ये समस्याएं नहीं आता। हर चीज के लिए अलग अलग अल्फाबेट होता, फिर कितनी क्वांटिटी लाना लाओ, हिंदी में उसके लिए यूनिक यूनिक है। आइए वापस, तो सॉलिड एंगल क्या होता है जी? तो सॉलिड एंगल सेम है। मान लो कोई सरफेस, देखिए मैं प्लेन एंगल बनाता हूं, फिर देखो कोई अगर लाइन है, एक लाइन है, एक आर्क है, ये अगर किसी पॉइंट पर कोई एंगल बनाता है तो उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। पर मान लो कोई सरफेस, कोई सरफेस है, ये किसी एक पॉइंट पर अपना एंगल बना रहा है, ये किसी एक पॉइंट पर अपना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल थ्री डायमेंशनल एंगल होगा, थ्री डायमेंशनल एंगल होगा, और इसी को बोलेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? आर्क बना रहा था तो आर्क बाय रेडियस,
इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इस बार एरिया बना रहा है, हम बोलेंगे एरिया, कौन एरिया, ये एरिया, बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल सिंपल हो जाता है ए बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी यूनिट है जी, किसी को याद है इसकी यूनिट? हाँ, स्टे रेडियन, रेडियन रुक गया, स्टे रेडियन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सॉलिड एंगल, डिराइव्ड, फंडामेंटल, ये सब समझ गए। ये सब तो बहुत जल्दी करिए, बहुत ज्यादा समझाने से भी फायदा नहीं है, और ना ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, ना ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछने का काम शुरू होता है कहां से, डायमेंशन से। थोड़ा थोड़ा यूनिट पे कई बार पूछा गया है, ठीक है, पर एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। 5 मिनट और करते हैं, 5-10 मिनट, आज तो कुछ पढ़े ही नहीं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब इसके बाद यूनिट पे हम लोग पहुंच गए, तो यूनिट को समझने के लिए मेजरमेंट को समझना पड़ेगा। इसे लिखिए, अब मैं आपको मेजरमेंट समझाता हूं। ये तो आप बोल दिए कि ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। पर मेजर से मतलब क्या है, मेजर करना किसको बोलते हैं, मेजर करने का टेक्निक क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। तो आइए समझते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, तो बेसिकली पूरी दुनिया में दो ही तरीके से किसी चीज को मेजर किया जाता है। आप कैसे मेजर करते हैं, तो आंसर है दो ही तरीके से मेजर करते हैं, पूरी दुनिया दो ही तरीके से मेजर करता है। पहला तरीका होता है बाय यूजिंग काउंटिंग, काउंट करके किसी चीज को मेजर करना है। किसी के पास मान लो एप्पल है, अब उसको मेजर करना है कितना एप्पल है, काउंट कर लेगा 1 2 3 4 5 10 100, बोलेगा मेरे पास 100 एप्पल है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये एक मेजरिंग का टेक्निक है, मेजरिंग का तरीका हम सभी यूज करते हैं। मानो मेरे पास कितना पेन है, आप बोलोगे ये, कैसे मेजर किए, काउंटिंग करके। क्लियर है? एक तो तरीका है काउंटिंग करके, है ना। कोई चीज मान लो ये बॉक्स है, अपने पास 3 बॉक्स है, तो आप क्या बोल दिए, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स है। ये एक तरीका है मेजर करने का, आप मेजर ही तो किए काउंटिंग करके, एकदम छोटे बच्चे की तरह। और दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका बाय यूजिंग यूनिट, बाय यूजिंग यूनिट, बाय यूजिंग यूनिट। जैसे आप दुकानदार के पास गए राइस खरीदने के लिए, अब दुकानदार को बोले राइस दो, क्या बोलोगे, राइस दो, या कुछ बोलोगे ऐसा, 2 केजी राइस दो, 2 केजी राइस दो। आप बोलोगे राइस दो, जूता निकाल कर मारेगा, बोलेगा पागल बनाने आ गया। समझ पा रहे मेरी बात? तो क्या बोलेंगे, 2 केजी राइस। अब मुझे बताओ, ये जो केजी है ये क्या है, यूनिट। अगर बिना यूनिट का मेजर कर पाता क्या, ना आप उसको बोल पाते, ना वो समझ पाता, ना वो आपको दे पाता। तो दूसरा तरीका है यूनिट का, ये है यूनिट। अच्छा, ये राइस क्या है, राइस आपका क्वांटिटी है या सब्सटेंस, जो भी बोलना है उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है अब एक और चीज से, ये क्या है, बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए फिजिक्स में एक टर्म बना है जिसका नाम क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके लिए हम लोग एक टर्म बनाए मैग्नीट्यूड। तो अब ध्यान दीजिए, यूजिंग यूनिट की मदद से जब भी हम मेजर करेंगे तो उसमें दो चीजें प्रेजेंट होना जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और काउंटिंग की मदद से करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें देखो ना, सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है ना? तो काउंटिंग सीखना है क्या आपको, नहीं ना, सीखे हुए काउंटिंग। अभी हम क्या सीखेंगे, यूनिट सीखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहां समझ में आया, टू मेजर
एनी फिजिकल क्वांटिटी by using unit, we need किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट की मदद से मेजर करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। तो इसी को बोलेंगे एन यू। इसी को क्या बोलेंगे? एन यू। ये याद रखना है, एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू मतलब यूनिट। और याद रखिएगा एन यू हमेशा कांस्टेंट होता है। बाद में क्वेश्चन इस पे मैं सॉल्व कराऊंगा तो अभी आपको समझ में आएगा। पहले इतनी बातें लिखें, इतनी बातें लिखें। बस 5 मिनट रुकिए, सिस्टम ऑफ यूनिट खत्म कर देंगे। बेसिक बातें वो सब आपको पता है, सीजीएस, एसआई, कैसे, ये सारी बातें फिर अगली क्लास थोड़ा आगे करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया यूनिट की जरूरत क्यों है। आपको ये समझ में आ गया फिजिक्स में यूनिट की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें मेजर करना है। मेजर दो ही तरीके से हो सकता है, या तो काउंटिंग करो, काउंटिंग करते रहो, या फिर आराम से यूनिट करके बताओ। तो यूनिट में मुझे दो चीजों की वैल्यू चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो कैलकुलेशन देगा, पर उसको बताने के लिए मुझे एक यूनिट की जरूरत है। अब ये यूनिट फिजिक्स में कई तरीके से बनाया गया, बात समझ पा रहे हैं? तो आइए नेक्स्ट एक हेडिंग बना दीजिए छोटा सा, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, यूनिट यूनिट तो बोल रहे हैं, पर यूनिट का मतलब क्या हुआ लिखिए। देखिए, इट इज, यूनिट का मतलब लिखिए, इट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड। इट इज रेफरेंस, इट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये भी एक क्वांटिटी ही होता है यूनिट। इट इज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी with which with which a physical quantity, with which a physical quantity of same kind, of same kind is, of same kind is compare, same kind is compare to measure it, to measure it। ठीक है, सेम काइंड को अंडरलाइन कीजिए, सेम काइंड को अंडरलाइन कीजिए। ये सेम काइंड एक वर्ड आगे जाकर बनेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आइए समझते हैं यहाँ पे। देखिए यूनिट है क्या? ठीक है, कुछ इंसान ने ऐसा मिला और एक रिफरेंस स्टैंडर्ड बनाया। रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड चीज, बोला कि ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है जिसको आज से हम लोग 1 मीटर बोला करेंगे, या मीटर बोला करेंगे, 1 को भी छोड़ो। अभी आज से हम लोग इसको मीटर बोला करेंगे। तो यही एक यूनिट हो गया लेंथ का। तो यूनिट जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड चीजें होता है जिससे हम कंपेयर करेंगे किसी को मेजर करने के लिए। तो एक लेंथ है जिसको हमने क्या नाम रख दिया? मीटर। और यही आज से हो गया यूनिट, यही हो गया यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब इसका यूज क्या हुआ? आपने क्या लिखा? सेम काइंड को कंपेयर करेंगे इससे, उसे मेजर करने के लिए। सेम काइंड मतलब अब दुनिया में मान लो आपके पास एक और लंबाई आया, इतना बड़ा लंबाई, अब इसको आपको मेजर करना है। अब इसको मेजर करना है, अब बोलो अच्छा मेरे पास ये स्टैंडर्ड है ना, यही रेफरेंस, यही जो है, यही है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब इसको उठा के लाए, इसमें देखिए, अब कभी दुकान में कपड़ा खरीदे, वो वाला कपड़ा जिसको सिलाया जाता है, तो उसमें देखो उनके पास एक मीटर स्टिक होता है, उसे सब मेजर करते हैं, 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से आप ये लेकर आएंगे, बोलेंगे अच्छा ये मतलब बोलेंगे हमारा जो मीटर है, इसको जब मैं इससे कंपेयर किया तो 2 बार उसके बराबर हुआ। तो आप बोले इसका जो लेंथ हो गया, इसका जो लेंथ हो गया, कितना हो गया? 2 मीटर। इसका लेंथ क्या हो गया? 2 मीटर। यही टेक्निक है मेजर करने का। आप सभी देखते हैं दुकानदार सब ऐसे मेजर करते हैं।
तो कहना है, या आप भी कोई चीज मेजर करते हैं अपनी स्केल से, इसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो यूनिट एक रेफरेंस होता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, जिससे सेम काइंड को, सेम काइंड मतलब ये लेंथ था तो ये लेंथ को ही मेजर। अब मानो आपके पास 10 एप्पल है, आप बोलो ठीक है हम इससे मेजर कर लेंगे, तो मेजर होगा क्या? एप्पल को लेंथ नहीं मेजर कर पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, सेम काइंड की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, उसी स्टैंडर्ड का नाम क्या है? यूनिट। क्लियर है ना? ऐसे मानो किसी ने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, कुछ प्लेटिनम वगैरह का है, इसका ये है मास, मास के लिए एक यूनिट बना दिया, इसका नाम रख दिया केजी, किलोग्राम। अब दुनिया में अब जो भी मास को मेजर करना है, दुनिया में किसी भी मास को मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा एक बॉक्स है, अब इसको मेजर करना है, तो आप क्या किए, एक वेट मशीन बनाए। ठीक है, इस वेट मशीन में एक तरफ ये वाला बॉक्स रखे और एक तरफ वो वाला रखे, तो पता चला वो वाला ना मुझे 3 बॉक्स रखना पड़ा, वैसा वैसा 3 बॉक्स रखना पड़ा। तो मैंने क्या बोला, ये बॉक्स इसके 3 टाइम्स है, कंपेयर किए तो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मास कितना हो गया, 3 केजी। इसका मास कितना हो गया, 3 केजी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेजरिंग का यही टेक्निक है। तो इसका मास हो गया 3 केजी, इसका मास हो गया 3 केजी। तो हम क्या किए हैं, सभी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड बना के रखे हैं, एक लेबोरेटरी, ये मतलब लेबोरेटरी है, सही में वहां जाएंगे। पहली बार जब इंसानों ने 1 केजी जिसको डिफाइन किया, हालांकि अब डिफिनेशन बदल गया, पहले प्लेटिनम का एक, और पुरानी एनसीईआरटी में उसका फोटो वगैरह भी देखेगा, सिलेंड्रिकल इतना बड़ा सिलेंडर का प्लेटिनम का बना हुआ रखा हुआ है वैक्यूम में एक जार के अंदर, उसी को पूरी दुनिया ने मिलकर बोला आज से 1 केजी बोला करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, इसी तरीके से लेंथ का, टाइम का, सेकेंड का, इतनी ड्यूरेशन को 1 सेकेंड बोलेंगे, है ना, इतनी लाइट को 1 कैंडेला बोलेंगे, उसकी इंटेंसिटी को, हर चीज को। जैसे कि मोल, मोल क्या है बताइए? मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है ना मोल। मोल क्या है? वो भी एक क्वांटिटी है जिसको आज से मोल बोला करेंगे, 1 मोल। कितनी क्वांटिटी आप सभी याद किए केमिस्ट्री में, एवोगाड्रो नंबर? हाँ लिखा 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 जल्दी, 6.022 10⁻23। अब इतना आदमी आ गया इस रूम में तो हम बोलेंगे 1 मोल आदमी आ गया। इतना एटम आ गया तो बोलेंगे 1 मोल एटम आ गया। इतना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इतना, बात में समझ पा रहे हैं? तो एवोगाड्रो एक आदमी थे जिन्होंने ये बातें किया। इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड बनाते चले गए। क्लियर है ना? ये सारी बातें क्लियर है? घर पे अपनी बुकलेट निकालिए जरा। कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें प्लीज आप खुद से पढ़ें। अब सीजीएस एफपीएस ये सब मुझसे मत करवाओ, डायमेंशन अगली क्लास में कर दूंगा सीधे। तो अपनी प्यारी सुंदर सी बुक पेज नंबर 3 में आप देखेंगे, इतना सुंदर है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप तो इसका डेली दर्शन क्या कीजिए, मन खुश रहा करेगा। करते हैं या नहीं करते हैं? मोबाइल में बाहियात चीजें मत देखिए, इसको डेली देखिए, एकदम अच्छा लगेगा। तो पेज नंबर 3 में देखेंगे, देखो शुरू में फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा दिया, फिर भी रीड करेंगे आज घर पे। अच्छा लो, वेक्टर बनाए आप लोग, खत्म किए, कोई डाउट नहीं हुआ? ओहो कितना महान है, कभी डाउट नहीं होगा। ऐसे नीट में भी कभी डाउट नहीं होगा, फिर एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर नर्स बढ़ के बीपी चेक करते रहना, कंपाउंडर बनकर आपका बीपी बढ़ जाएगा जीवन का। बात समझ पा रहे हैं? तो प्लीज प्लीज घर पे बनाइए। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, देखो यूनिट वगैरह का यही है, आपको लिखा मिल जाएगा, यूनिट ऑफ फिजिकल, ये सारी चीजें। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट, देखो प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट समझिए। अब ये नहीं कि कुछ भी बना मत दीजिए, ये एक वेल डिफाइन होना चाहिए, सबका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो उसका क्या क्या क्वालिटी है देखिए, टाइप्स, फंडामेंटल, डिराइव, ये सब प्लीज पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं ना अगली क्लास आपको कहां से शुरू करूं जी? ये सब पढ़ लेंगे ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, लार्ज यूनिट, लाइट ईयर क्या होता है, पैरसेक क्या होता है, ये सब बाहियात चीजें आप लोग पढ़ते रहिए। और क्लासरूम 1 डिस्कशन क्वेश्चन भी सॉल्व करके आइए, यहां तक करके आइए। मैं अगली क्लास आपको एरर लास्ट में पढ़ाऊंगा, डायमेंशन शुरू कर दूंगा। तो बच्चे अगली क्लास हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे। आपका ये होमवर्क रहा जो आप करेंगे, अपनी आदत को सुधारिए। क्लासरूम 1 डिस्कशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उससे पहले का जो भी थ्योरी 1 पेज का बहुत ही आसान है, आप प्लीज पढ़ कर आएंगे, कर पाएंगे? यस। कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, नहीं करोगे? करेंगे, नहीं करे ना पाप लगा। चलिए तो कल करते हैं इसका।